हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, हम डिस्कस कर रहे हैं आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें। और आज ये जो है वो हमारा थर्ड डे है और इसमें हम आपके उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो तैयार है पढ़ने के लिए? पक्का? देखिए लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर अब बैठे हुए हैं और डिसिप्लिन जो है अगर वो मेंटेन रखेंगे तो हम सभी कामों को बड़ा इजी से कर लेंगे, पता भी नहीं चलेगा समय कब ख़त्म हो गया। आप अच्छे पेपर भी दे पाएंगे, अच्छे अंक भी वहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करें अब। कर लें शुरू? पीछे आवाज़ नहीं है, पीछे करें शुरू। हाँ, अब लग रहा है ना कि हाँ बच्चे बैठे हुए हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो एज वी ऑलरेडी नो कि हम क्या कर रहे हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन का ये जो है आज का हमारा डे है वो थर्ड डे है। इससे पहले हम 2 दिन जो है वो लगभग 4 चैप्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं। 4 डिफरेंट चैप्टर से जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं उन्हें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ध्यान से सुनेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भारत के विदेश संबंधों को। और यहाँ पर मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि अब हम चैप्टर वाइज नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम में आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसको आप कैसे फ्रेम कर पाएंगे। तो ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम डिफरेंट 3-4 जो आपके चैप्टर्स हैं उनके टॉपिक्स को इंक्लूड करेंगे। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? सभी को समझ आ गया क्या करने वाले हैं हम? चलिए पहले हेडर डाल दीजिए, भारत के विदेश संबंध। तो सबसे पहला यहाँ पर सवाल जो है वो क्या बनता है कि इसका अर्थ क्या है? क्या है? अर्थ क्या है, यानी कि विदेश संबंध किसे कहा जाता है। चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेंगे। विदेश संबंध से आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ बताएं। विदेश संबंध से आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ बताएं। क्वेश्चन हो गया सभी का? विदेश संबंध से आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ बताएं। आंसर लिखेंगे वह नीति जिसके अंतर्गत, आंसर में क्या लिखेंगे? वह नीति जिसके अंतर्गत एक देश अन्य देशों के साथ, लिखते चलिए बेटा, वह नीति जिसके अंतर्गत एक देश अन्य देशों के साथ अपने राष्ट्र हित के लिए संबंध बनाता है। बात समझ में आ गई बेटा? अब देखिए यहां पर एक वर्ड आया है राष्ट्रहित। राष्ट्रहित का मतलब क्या होता है? जो राष्ट्र के लिए सही है, राष्ट्र के लिए अच्छा है, उसके आधार पर संबंध बनाए जाते हैं। क्लियर है बेटा सभी को? तो राष्ट्रहित का मतलब क्या है? जहां पर हमारे देश को लाभ होगा हम उसी देश के साथ क्या बनाएंगे? संबंध बनाएंगे। और संबंधों के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि संबंध क्या है? विचारों से मिलते हैं। संबंध कैसे हैं? विचारों से बनते हैं कि जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हमारे संबंध होंगे। बात समझ में आ गई? कि अगर मेरे विचार ही नकारात्मक है तो मेरे संबंध भी कैसे लोगों से होंगे? जो नकारात्मक होंगे। और अगर मैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ चलता हूं तो मेरे दोस्त भी, मेरे विचार भी, मेरे संबंध भी कैसे होंगे? पॉजिटिव। क्लियर है बेटा? तो अगर मान लीजिए 2 मार्क्स में ही क्वेश्चन आएगा कि विदेश संबंध से आप क्या समझते हैं, तो क्या आप लिख पाने की स्थिति में हैं? पक्का? चलिए अब देखिए भारतीय संविधान की बात करते हैं। कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन में आ जाता है। किस में आएगा ऐसे इस तरीके का क्वेश्चन? एमसीक्यू फॉर्मेशन में आता है कि भाई भारत के किस अनुच्छेद में, क्वेश्चन क्या आएगा? भारत के किस अनुच्छेद में विदेश संबंधों की चर्चा की गई है। सवाल समझ में आ गया?
तो यहां पर आपको क्या समझना है, आर्टिकल 51, क्या आर्टिकल 51, आप सभी 11वीं पढ़कर आए हुए हैं, आपको पता है आर्टिकल को क्या कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं। तो अनुच्छेद 51 में किसकी चर्चा की गई है, विदेश संबंधों की। आर्टिकल 51 आर्टिकल 51 में इसकी चर्चा की गई है। क्लियर है बेटा। अब यहां से आपका जो अगला क्वेश्चन बनता है, अगला सवाल बनता है, वो क्या बनता है कि भारत की विदेश नीति के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन लिखेंगे, भारत की विदेश नीति के संस्थापक। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस किया था कि जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो प्रधानमंत्री होने के साथ साथ क्या थे, विदेश मंत्री भी थे। तो संस्थापक भी कौन होंगे, पंडित नेहरू। पंडित नेहरू जो थे वो क्या थे, भारत की विदेश नीति के संस्थापक भी थे। क्लियर है बेटा सभी को। अब यहाँ पर हमें एक और क्वेश्चन को समझना है जो रेंडमली पूछा जाता है। इसके लिए मैं कोई अनुमान नहीं लगा सकता, और ज़्यादातर इस तरीके के जो सवाल हैं वो पैसेज में पूछे जाते हैं कि नेहरू की विदेश नीति क्या थी। क्या थी, नेहरू की विदेश नीति। हेडर डाल लेंगे बेटा, नेहरू की विदेश नीति, कि नेहरू जिस नीति पर चले, नेहरू ने भारत के लिए जिस विदेश नीति का सपना देखा वो क्या था। भारत में नेहरू की विदेश नीति, इसमें पहला पॉइंट है संप्रभुता का बचाव। पहला पॉइंट इसमें आप क्या लिख सकते हैं, संप्रभुता का बचाव। कोई बच्चा बता सकता है संप्रभुता का मतलब क्या होता है? जी बताएं बेटा। वह देश जो अपने आंतरिक और बाहरी जो फैसले स्वयं ले सकता है स्वतंत्र रूप से। शाबाश। कोई बच्चा बता सकता है दोबारा से संप्रभुता का क्या अर्थ होता है? बैठ जाइए। शाबाश। हाँ, वह देश जो स्वतंत्र रूप से अपने हित के लिए कोई भी निर्णय ले सकता है। शाबाश, बैठ जाइए। देखिए आप दोनों ने करेक्ट कहा है, इसमें कोई गलती नहीं है। इसको थोड़ा सा हम और अच्छा कर देते हैं, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? इसको हम थोड़ा सा और करेक्ट करेंगे। बिल्कुल वैसा ही है कि हम डेली तो अपनी नॉर्मल लाइफ में रहते हैं, लेकिन जब कभी पार्टी में जाते हैं तो थोड़ा सा सेंट वेंट लगा लेते हैं ना, है ना? थोड़ा क्रीम वगैरह मसाज करा लेते हैं, शेव वेव कर लेते हैं। तो ये वैसा ही है कि जब आप आंसर लिखते हैं तो उसको आपको फ्रेम करना आना चाहिए। तो संप्रभुता का मतलब क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको और ब्रीफ बताता हूँ, क्योंकि ये आपके और चैप्टर्स में भी काम आएगा। जब भी हम किसी राज्य की बात कर रहे हैं या किसी राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो उसके 4 पिलर्स होते हैं। कितने पिलर्स होते हैं? 4 पिलर्स होते हैं। और इन 4 पिलर्स के होने के बाद ही हम कह सकते हैं कि ये कोई देश है या ये कोई राष्ट्र है, ठीक है? इसमें सबसे पहला पिलर क्या है? भूभाग। क्या है? भूभाग, यानी कि एक टेरिटरी होगी, एक निश्चित सीमा होगी, उसी को हम क्या कहेंगे? राज्य या राष्ट्र कहेंगे। क्लियर है बेटा? दूसरा क्या है? इसमें जो जनसंख्या निवास करेगी। तो दूसरा पिलर क्या है? जनसंख्या। तीसरा जो पिलर है वो क्या है? सरकार, जो कि क्या करेगी? इस जनसंख्या को नियंत्रित करेगी। और चौथा यहाँ पर जो पॉइंट है वही हम डिस्कस कर रहे हैं, संप्रभुता या सॉवरेंटी। तो संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य जो डिसीजन है, जो निर्णय है, हम अगर वो स्वयं ले सकते हैं तो हम क्या हैं? एक संप्रभु देश हैं, एक संप्रभु राष्ट्र हैं। और अगर हम नहीं ले सकते तो हम संप्रभु नहीं हैं। तो देखिए 1947 से पहले की बात करूं, 1947 से पहले की बात करूं तो भूभाग था हमारे पास, जनसंख्या भी थी, सरकार भी थी। हमारी नहीं थी लेकिन सरकार तो थी, लेकिन हमारे पास क्या नहीं थी? संप्रभुता नहीं थी। तो नेहरू का जो पहला विजन है, नेहरू जो पहली चीज़ देख रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि संप्रभुता का बचाव करना है। यानी कि हम अपने देश को कैसे चला रहे हैं और बाहर के देशों से हम कैसे संबंध रखेंगे, इसका निर्धारण हम स्वयं करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। क्लियर है बेटा सभी को? संप्रभुता का बचाव समझ में आ गया सभी को? दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं? क्षेत्रीय
अखंडता, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। अब देखिए यहां पर भी आपको समस्या आ सकती है, तो हम पहले इसको समझते हैं कि क्षेत्रीय अखंडता होता क्या है। क्षेत्रीय अखंडता जो शब्द है वो हम किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां पर क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना जो है ये नेहरू के विजन का दूसरा पार्ट था। तो क्षेत्रीय अखंडता का मतलब क्या है कि हम एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करें। बात समझ में आ गई कि भैया ये वाला हिस्सा मेरा है, मैं भारत हूं, मैं यहां रहूंगा, ये तेरा है, तू यहां पर है, ये फलाने का है, तू वहां पर है। हम एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और जब एक दूसरे के कार्य क्षेत्र, एक दूसरे की सीमा में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो सिस्टम जो है वो अच्छे से रन कर पाएगा। समझ आ गया बेटा इस पॉइंट का मतलब। तीसरा पॉइंट यहां पर लिखेंगे आर्थिक विकास, जो कि सबसे ज्यादा आवश्यक है। क्या है? आर्थिक विकास। बातें नहीं। आर्थिक विकास का मतलब क्या है यहां पर कि भारत जो है वो एक समय पर सोने की चिड़िया माना जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, और इस सोने की चिड़िया के जो पर हैं ये ब्रिटिशर्स को तर के ले गए। तो ब्रिटिशर्स हमें उस हाल में छोड़ के गए थे, ना हम राजनीतिक रूप से स्थिर थे, ना सामाजिक रूप से स्थिर थे, ना आर्थिक रूप से स्थिर थे। हमने आर्थिक विकास को समझा। आर्थिक विकास या आर्थिक प्रगति किसी भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इसके लिए जो माध्यम नेहरू जी ने चुना वो क्या था? वैज्ञानिक। लिखेंगे चौथा पॉइंट, वैज्ञानिक सोच। कौन सी सोच? वैज्ञानिक सोच जो है, यानी कि भारत को विज्ञान के द्वारा जो है वो क्या करना है? विकसित करना है, विज्ञान के माध्यम से विकसित करना है। क्योंकि नेहरू जी जानते थे कि अगर हमें लंबे समय तक टिकना है और अपने देश को एक शक्तिशाली देश बनाना है तो हमें विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? अब देखिए 4 मार्क्स में ये सवाल आएगा कि विदेश नीति के संबंध में नेहरू के विचार बताएं। क्या सवाल आएगा? विदेश नीति के संबंध में नेहरू के विचारों की चर्चा करें या नेहरू के विचार बताएं। तो क्या ये 4 पॉइंट लिख पाएंगे आप? पक्का? कर लूं विश्वास? चलिए, इसके बाद हम चर्चा करेंगे विदेश नीति के सिद्धांत की। क्या आप सभी ने ये नोट कर लिया है? क्या मिटाने की अनुमति है? चलिए, जो बच्चे ऑनलाइन हैं जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद हम इसे रब कर देते हैं। चलिए, इसके बाद हम भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। मैंने क्या बोला? देखिए बहुत बड़ी ऑडियंस यहाँ पर बैठी है ना, बहुत एक क्लास नहीं है, बहुत सारी क्लासेस यहाँ बैठी है, ऑनलाइन भी बच्चे देख रहे हैं। तो थोड़ा सा शांति बनाए रखें ताकि हम चीज़ों को अच्छे से सेटल्ड कर पाएँ। तो भारत के विदेश संबंध में अगला जो हमारा पॉइंट बनता है वो क्या बनता है? सिद्धांत। कि भारत ने किन सिद्धांतों के द्वारा अपनी विदेश नीति का निर्माण किया। क्वेश्चन लिखेंगे, भारत की विदेश नीति के कोई 4 सिद्धांत बताएं। चलिए, सबसे पहला सिद्धांत की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या है? गुट निरपेक्षता। क्या है? गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता का सामान्य मतलब सभी को पता है कि भारत जब आजाद हुआ तो विश्व में 2 तरीके की शासन प्रणालियां थी। एक अमेरिका से संबंधित थी जो कि पूंजीवादी विचारधारा है, और दूसरी जो थी वो यूएसएसआर से संबंधित थी जो कि एक साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा है। तो 2 तरीके की विचारधारा थी। पहली क्या थी? अमेरिका की, और दूसरी यूएसएसआर की, जिसे आप सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। और भारत ने किसी भी गुट में शामिल होने से मना कर दिया। भारत ने क्या कहा कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम जो है वो एक नया गुट बनाएंगे जिसे हमने नाम दिया नैम। क्या नाम दिया? तो गुट निरपेक्षता है, या आपके पेपर में लिखा है नैम, तो घबराना नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब एक ही है। नैम स्टैंड्स फॉर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और हिंदी में उसे क्या कहा गया है? गुट निरपेक्षता।
तो विदेश नीति की बात करें तो भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो किसी भी गुट में शामिल होता तो दूसरे का एनिमी बन जाता, और भारत जो है वो भी आर्थिक रूप से कमजोर है और ऐसे में कोई भी उसका लाभ उठा सकता था, इसीलिए उसने किसी भी गुट में शामिल होने से मना कर दिया। क्लियर है बेटा? आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही आपको याद रखना है। और यहां पर इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो 1961 कब हुआ था इसका गठन? 1961 को। दूसरा जो विदेश नीति का सिद्धांत है वो लिखेंगे पंचशील। क्या है? पंचशील का सिद्धांत। बातें नहीं। अब पंचशील का सिद्धांत जो है वो किसके बीच में हुआ? तो वो हुआ भारत और चीन के बीच में। किसके बीच में हुआ? भारत एवं चीन के मध्य एक समझौता हुआ जिसे हम पंचशील के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? डेट लिख लेंगे इसमें 29 अप्रैल 1954। कब हुआ? 29 अप्रैल 1954 में 1954 में ये समझौता हुआ। पंचशील का जो समझौता है वो एक तरीके से चाइना ने इसे तोड़ा और वो हमारी सीमा में अंदर घुसा, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं रंग भेद व नस्लवाद का विरोध। नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं? रंग भेद एवं नस्लवाद का विरोध। अब देखिए इसका मतलब क्या है, पहले इसको समझते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर विभिन्न जातियों, विभिन्न संप्रदायों के लोग रहते हैं, और ब्रिटिशर्स के द्वारा, और भारत के ही कुछ ग्रंथों की बात करें तो वहां पर भी हम रंग भेद और नस्ल भेद को देख सकते हैं। तो क्योंकि इसी की वजह से भारत जो है वो गुलाम रहा, तो हमने अपनी विदेश नीति में इसे क्या दी? जगह दी, इसे प्रमुखता दी कि हम किसी भी रंग के आधार पर और किसी भी नस्ल के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? जल्दी जल्दी लिखते चलेंगे। फोर्थ पॉइंट यहां पर लिखेंगे विश्व शांति का समर्थन। देखिए भारत जो है, अभी मोदी जी भी कहते हैं कि भारत विश्व गुरु है, तो हमने भी मान लिया कि भारत क्या है? विश्व गुरु है। लेकिन इसका कोई पैमाना नहीं बताया उन्होंने ये तो बता दिया कि विश्व गुरु है, लेकिन उसके लिए कोई डिग्री है कि भाई ये पास करना पड़ेगा तब विश्व गुरु मानेंगे, ये उन्होंने हमें नहीं बताया। लेकिन भारत आरंभ से ही क्या रहा है? वो रहा है विश्व शांति का समर्थन। फोर्थ पॉइंट इसी से रिलेटेड है, लिखेंगे विश्व शांति का समर्थन जो है वो किसके द्वारा किया गया? भारत की विदेश नीति के द्वारा किया गया। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? उसके बाद लास्ट पॉइंट यहां पर हम लिख लेंगे साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का विरोध। साम्राज्यवाद का मतलब सभी को पता है? नहीं पता तो घबराने का नहीं, सर बैठे हैं। साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का विरोध। देखिए आप ऐसी धरती में जन्मे हैं जिसने बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान चुटकियों में निकाल दिया, हमारा देश भारत। तो ये छोटे मोटे सवाल हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। तुम्हारी भाषा में अगर मैं कहूँ तो ये छोटे मोटे सवाल तुम्हारे लिए बस हलवा है, बस खाना है। तो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का मतलब क्या है, पहले इसको समझते हैं। साम्राज्यवाद को आप ऐसे समझिए कि किसी देश को उसकी इच्छा के विरुद्ध, किसी देश को उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जे में लेना ही क्या कहलाता है? साम्राज्यवाद कहलाता है। क्लियर है? और उपनिवेशवाद का मतलब क्या है कि वो चीज़ रिपीटेबल हो रही है, बार बार बढ़ाई जा रही है। जो पश्चिमी देश हैं वो एशिया के देशों को क्या करते हैं? अपना गुलाम बनाते हैं। उसी के लिए जो शब्द यूज़ किया गया है वो क्या किया गया है? साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद। ये सवाल भी आपका अधिकतम 4 अंकों में ही आएगा कि भारत के विदेश संबंधों की चर्चा करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन का सेट कैसे मिलेगा आपको? 2+2 में मिलेगा, यानी कि 2 पॉइंट लिखकर आपको उन्हें एक्सप्लेन करना होगा, या फिर 1/4 में मिलेगा, यानी कि एक मार्क्स के आपको 4 पॉइंट जो हैं वो लिखने होंगे। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ आ गया? अगर अब सवाल आएगा भारत की विदेश नीति के कोई 4 सिद्धांत बताएं तो क्या बच्चे कर पाएंगे? पक्का? कर लूं विश्वास? चलें आगे? चलिए
यहाँ से अब जो है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत की परमाणु नीति। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत की परमाणु नीति से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ब्रीफ में बता दूंगा। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, वो आपको इस वीडियो के लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपने मेरा चैनल अगर फॉलो कर रखा है तो उसमें आप देख लेंगे। ज़्यादा पुरानी नहीं, 4-5 वीडियो पहले ही आपको डिटेल्ड में उसको बता रखा है, तो वो आपको समझ आ जाएगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, चले। थोड़ी सी उदासी आ रही है, एक बार ताली बजाएंगे अपने लिए। चलिए, शाबाश। कैसा हो बेटा? ठीक है, चलिए। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है भारत की परमाणु नीति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखेंगे, पहले लिख लीजिए MIP, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बिना पेपर नहीं बन सकता। अगर भारत में पेपर बनेगा तो ये क्वेश्चन भी बनेगा, चाहे CBSE बनाए या कोई भी बनाए, क्वेश्चन जो है ये आएगा। क्वेश्चन लिखेंगे पहले, भारत की परमाणु नीति, भारत की बातें नहीं, भारत की परमाणु नहीं, परमाणु नीति से आप क्या समझते हैं, से आप क्या समझते हैं। देखिए, क्या समझते हैं ये मैं कई बार बोलता हूं, कई बार अलग तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की परमाणु नीति की समीक्षा करें। क्या लिख दिया? समीक्षा करें। या क्वेश्चन आपसे बोल दिया विस्तार पूर्वक व्याख्या करें, विस्तार पूर्वक व्याख्या करें, बातें नहीं, व्याख्या करें। अगला सवाल देखिए क्या हो जाएगा, इसके विकास क्रम को बताएं। किसको बताएं? विकास क्रम को बताएं। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, देखिए यहां पर हम रामबाण की बात कर रहे हैं। रामबाण का मतलब होता है अगर वो छोड़ा है तो वो लगेगा ही लगेगा, चाहे थोड़ा लगे या ज़्यादा लगे। तो अगर आपके एग्जाम में सवाल कहीं पर भी ऐसा पूछ रहा है भारत की परमाणु नीति, तो आंख बंद करना और जो लिखवा रहा हूं लिख देना। 6 नंबर का सवाल है तो 7 नंबर मिलेंगे, क्योंकि एक MCQ में भी होगा ना। सवाल तो 6 नंबर का होगा लेकिन मिलेंगे कितने? 7। चलिए शुरू करें। चले, कोई बात नहीं, सर को मना लेंगे, पूरा एक और पीरियड ले लेंगे, क्या आफत आ रही है। दिक्कत कहाँ आ रही है? आ रही है दिक्कत। हमारा एक फ्रेंड था हवन, मेरे स्कूल में एक फ्रेंड था हवन, वो हमसे जूनियर था। वो एक बार हर बार ये डायलॉग यही कहता था, दिक्कत कहाँ आ रही है? आप पढ़ना चाहते हो, मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको 6 बजे तक भी पढ़ा सकता हूँ। मैं अच्छा भोजन खाता हूँ, अच्छे विचार रखता हूँ, तो मेरी क्षमता भी अधिक है। चले, तो यहाँ पर जब हम भारत की परमाणु नीति की बात करेंगे तो कई तरीके के सवाल जो हैं वो आपके सम्मुख आएंगे। सबसे पहली चीज़ है, इस जीवन में जो भी चीज़ें हैं उसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल है, वो बेवजह नहीं है। आप अपनी दिनचर्या सुबह से लेकर अपने पिछले जीवन की देखेंगे तो हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और कोई कारण होता है इसीलिए वो घटना घटित होती है। इसे ही हम, इंग्लिश वाले मास्टर बैठे हैं 2 पीछे, वो आपको बता देंगे, इसी को हम कहते हैं रीज़न एंड एक्शन थ्योरी, कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और कोई कारण होता है तभी कोई घटना घटित होती है। तो भारत ने अगर अपनी परमाणु नीति बनाई तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा, बिना वजह तो नहीं बनाई होगी। तो अब वो कारण क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। पहले एक बार उस चीज़ को समझ लेते हैं, कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। तो वैसे तो मैं भारत से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मानचित्र बनाने में बड़ा हल्का हूँ, तो आप इसे भारत ही मान लेना, ठीक है ना। और जो नहीं माने वो आके यहाँ पर बना देगा, ठीक है। तो ये है हमारा प्यारा देश भारत। और भारत की बात करें तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारी समस्या है। क्या है? उनके साथ हमारी समस्या है, कुछ को छोड़ दे। तो देखिए, पाकिस्तान
इधर है, ये हमारा क्षेत्र ले गया, ये इधर चाइना जो है ये हमारा क्षेत्र ले गया, ठीक है ना। और ये दोनों ही एक ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो डेवलप कर लिया था। परमाणु बम जो है इन्होंने क्या कर लिया था, विकसित कर लिया था। और इन दोनों देशों की बात करें तो इसके साथ हमारी टसल रहती है। टसल समझ गए। अब भारत ने क्या है, इससे पहले एक बनाया गया एनपीटी, जिसे आपने क्या कहा, परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि। अब देखिए परमाणु अप्रसार संधि क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। इसके जो रचयिता हैं उन्होंने क्या बोला कि हम विश्व को परमाणु मुक्त करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, विश्व को परमाणु मुक्त करना चाहते हैं। और इसीलिए अब हम परमाणु बम जो है उसका विस्तार नहीं करेंगे। कितनी अच्छी बात लग रही है सुनने में। हाँ देखो दुनिया में बम नहीं होंगे, लेकिन ये सारे शाणे लोग थे। क्या थे, शाणे लोग थे। तो इनमें से जो P5 के देश हैं, P5 स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ 5, 5 जो स्थायी सदस्य हैं उन्होंने कहा कि भैया हम तो रखेंगे, आप नहीं रख सकते। ये तो गड़बड़ हो गई ना कि भाई ये क्या बात हुई कि भाई तुम रख सकते हो हम नहीं रख सकते, या तो तुम भी मत रखो या हम भी नहीं रखेंगे। तो बेचारे बाकी जो छुटपैया देश थे वो तो अब इनके अंडर थे, इनके गुलाम थे। लेकिन भारत क्या था, गुट निरपेक्ष देश। भारत क्या था, समझ गए। तो भारत गुट निरपेक्ष देश है और वो कभी नरम भी हो जाता है, कभी सख्त भी हो जाता है। तो उसने क्या बोला कि भैया हम नहीं करते साइन, हम नहीं करते साइन, जो करना है कर लो। भारत ने क्या कहा कि ये जो आपकी संधि है ये इसमें गड़बड़ है, ये विश्व को 2 भागों में बांटती है। एक वो भाग जिनके पास परमाणु हथियार हैं और दूसरे वो जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है। तो अगर आप इसे म्यूचुअल कर देंगे कि सभी के पास नहीं है, सभी समाप्त कर दें, तो हम भी कर देंगे, लेकिन तब तक हम नहीं करेंगे। बात समझिएगा। अब भारत क्या हो गया, टाइट हो गया, सख्त हो गया। समझ आ गई बात। तो यहां पर उसने क्या किया, एनपीटी पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। और ये जो क्वेश्चन है ये आपकी परीक्षा में भी पूछा गया था, जो अभी आपका प्री बोर्ड हुआ था। क्लियर है बेटा, कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि या एनपीटी पर हस्ताक्षर करने से मना क्यों किया। क्योंकि ये विश्व को 2 भागों में बांटती थी। बात समझ में आई। अब इससे आगे जब हम पढ़ेंगे ना तो आप एक गाना याद कर लो, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। तो भारत ने जो पहला परमाणु परीक्षण किया वो किसके शासनकाल में किया, इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया, 1974 में किया। और यहाँ पर यूएन ने क्या कहा कि भैया इनके पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमने क्या बोला, मौका मिलेगा जब बता देंगे। दूसरे परीक्षण की बात करेंगे तो जैसा हमने अभी देखा भी था कि 1998 कब किया था, 1998 में अटल जी के शासनकाल में किया। ठीक है, अटल जी के शासनकाल में कौन सा हुआ, दूसरा परमाणु परीक्षण। और इंदिरा के काल में क्या हुआ, पहला परमाणु परीक्षण हुआ। और यहाँ पर भारत जो है अब एक ऐसा देश है जो परमाणु शक्ति संपन्न देश है। क्लियर है बेटा। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। अब यहाँ से जो आपके सवाल पूछे जाएंगे उसकी चर्चा करते हैं कि किस तरीके के सवाल जो है वो यहाँ से बनते हैं। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया, किसके शासनकाल में, दूसरा कब किया, किसके शासनकाल में। अब जो पहला परमाणु परीक्षण था, इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि इसका एक कोड नेम से जाना गया। किस कोड नेम से, स्माइलिंग बुद्धा। लिख लेंगे, स्माइलिंग बुद्धा के कोड नेम से जो है वो पहला परमाणु परीक्षण जो कि इंदिरा के काल में किया गया, उसका कोड नेम रखा गया। क्लियर है बेटा सभी को। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत सदैव से ही क्या रहा है, एक जिम्मेदार देश रहा है। और उसने क्या कहा कि भैया अगर हमने विकसित किया है तो हमें इसके इस्तेमाल की जो तरीका है, इस्तेमाल का जो तरीका है उसकी भी चर्चा करेंगे। और यहीं पर ये आपका क्वेश्चन जो है वो समाप्त होगा। यहाँ पर पहला पॉइंट लिखेंगे
शांतिपूर्ण एवं सकारात्मक कार्यों के लिए प्रयोग। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? शांतिपूर्ण एवं सकारात्मक कार्यों के लिए प्रयोग। तो देखिए, इसको आप ऐसे समझिए कि घर में जो दिया होता है, दिया रोशनी भी दे सकता है और दिया घर जला भी सकता है। तो सेम आपको ये समझने की जो परमाणु ऊर्जा है, इसके नकारात्मक और सकारात्मक प्रयोग दोनों हो सकते हैं। हमारा पड़ोसी देश हमें डराने के लिए करता है और हम उसका प्रयोग ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए करते हैं। भारत की लगभग 17% बिजली जो है वो इसी ऊर्जा से उत्पन्न होती है। तो हमने इसका कैसा प्रयोग किया है? शांतिपूर्ण और सकारात्मक प्रयोग जो है वो भारत के द्वारा किया जाता है। क्लियर है बेटा? दूसरा पॉइंट लिखेंगे आत्मरक्षा के लिए। आत्मरक्षा के लिए प्रयोग, कि भाई अगर कोई हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम अपनी आत्मरक्षा के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा हम इससे केवल ऊर्जा ही निकालेंगे। बात समझ में आ गई? आत्मरक्षा का मतलब समझ आ गया? सेल्फ डिफेंस के लिए जो है वो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी पॉलिसी है वो है प्रथम प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज। प्रथम प्रयोग नहीं, कि भारत कभी भी एक जिम्मेदार देश होने के नाते, एक शांतिपूर्ण देश होने के नाते भारत जो है वो कभी भी इन परमाणु हथियारों का पहले प्रयोग नहीं करेगा, नो फर्स्ट यूज। और साथ ही साथ उन देशों पर भी नहीं करेगा जो परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है। किन पे करेगा? जिनके पास है, और अगर वो हमें छेड़ेंगे तो फिर हम गाना क्या गाएंगे? मौका मिलेगा तो हम बता देंगे कि हमारे पास कितना बड़ा परमाणु हथियार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिखेंगे गैर परमाणु देशों पर प्रयोग नहीं। गैर परमाणु देशों पर प्रयोग नहीं। अगला पॉइंट हम क्या देख सकते हैं कि जो भी गैर परमाणु देश है उस पर प्रयोग जो है वो इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। कैसी भी स्थिति हो, कितने भी हालात खराब हो, इसका प्रयोग जो है ऐसे देशों पर नहीं होगा जहां पर परमाणु हथियार नहीं है। क्लियर है बेटा? तो ये जो सवाल है ये आप इसी तरीके से हैंडल करेंगे। यहाँ पर हमने बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस किया है जो कि आप आसानी से याद रख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। कल हम भारत के जो शक्तिशाली देश हैं उनके साथ संबंधों की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।